नया DG-ISI तैनात कर दिया गया है। इट सीम्स टू बी अ वेरी स्मूथ ऑपरेशन। हो सकता है कि फ्यूचर के आर्मी चीफ जो हैं वही हों। जनरल फैज़ के हवाले से कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं, उसको लुक आफ्टर जो है वो यही कर रहे थे। जनरल आसिम मलिक को साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने तरक्की दी थी। एक पुराना रिलेशनशिप मौजूद है जनरल बाजवा के ससुर के साथ जो है इनके वालिद का। इमरान खान साहब ने जनाब चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दे दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने रील चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर आपसे यूरोप से मुखातिब हूँ और यहाँ पे एक काम के सिलसिले में जो है वो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। लेकिन ख़बरें जो हैं वो बड़ी गर्मा गर्म पिछले 12 घंटे में डेवलप हो रही हैं। एक बड़ी तैनाती जिसके बारे में पिछले कई दिनों से स्पेकुलेट किया जा रहा था ISI के हवाले से, वो तैनाती जो है हो चुकी है। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, तो जो बड़ी तैनाती है वो है जनाब DG-ISI की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नया DG-ISI तैनात कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मरतबा ये जो DG-ISI की तैनाती थी ये बड़े पुरसुकून तरीके से हुई। लास्ट टाइम जो कुछ हुआ था, आप जानते हैं कि जनरल फैज़ को जब हटाया गया था और उसके बाद कई दिन तक, कई हफ्ते तक जो है वो टसल चलती रही थी प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के आर्मी चीफ के दरमियान। दिस टाइम अप टिल नाउ, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इट सीम्स टू बी अ वेरी स्मूथ ऑपरेशन। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें वो कंट्रोवर्सी हमें नज़र नहीं आती जो लास्ट टाइम हमें नज़र आई थी। शायद इसकी वजह ये है, ये भी कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते एक बड़ी अहम मुलाकात हुई थी नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान लाहौर के अंदर, और उसी के वहीं से जो है वो स्पेकुलेशंस शुरू हो गई थी कि बेसिकली ये जो मीटिंग हो रही है ये इस नए DG-ISI की तैनाती के हवाले से हो रही है। अब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशंस थी। यहाँ पे मुल्क में जब भी किसी DG-ISI की का नाम होता है तो यही कहा जाता है कि हो सकता है कि फ्यूचर के आर्मी चीफ जो हैं वही हों। जनरल नदीम अंजुम के बारे में भी जो है वो यही कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आगे चल के जो है वो आर्मी चीफ की दौड़ के अंदर जो है वो शामिल हो, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये कि नदीम अंजुम साहब के करियर के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो स्टार्ट से ही, जिस तरह मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ रही उनकी तैनाती को लेके। इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पूरी तरह कोशिश की उनका रास्ता ब्लॉक करने की, और वो इसके हक़ में नहीं थे कि उनको जो है वो DG-ISI तैनात किया जाए। इवन तो बाद में जो है वो एक ब्रिज बनाने की कोशिश की गई, हालात को ठीक करने की कोशिश की गई, बट चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं हो सकी। उसके बाद इमरान खान साहब और PTI के हवाले से जो कुछ भी होता रहा, वो 9 मई हो या उसके बाद PTI के लोगों की गिरफ्तारियां हों, लोगों का गायब होना हो, इमरान खान साहब और PTI जो है वो खुल के DG-ISI के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी करते रहे, तनकीद करते रहे, और वो खुल के कहते थे कि वो भी ज़िम्मेदार हैं, आर्मी चीफ भी ज़िम्मेदार हैं, वो इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाते रहे। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि नए DG-ISI आगे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक। आसिम मलिक साहब जो हैं वो, उनका नाम मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले कई दिनों से आ रहा था कि शायद अगली तैनाती जो है वो उन्हीं की होगी, इन्हीं को फेवरेट जो है वो करार दिया जा रहा था। इवन दो दीगर सहाफ़ी जो है वो कुछ और नाम भी ले रहे थे, लेकिन आसिम मलिक साहब का नाम जो है, जो हमारे पास कम से कम सहाफ़ती हल्के जिनसे हम राब्ते में हैं या अस्करी हल्के जिनसे हम राब्ते में हैं, वो इन्हीं का ही नाम ले रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली मैं स्पेकुलेट इसलिए नहीं करना चाहता कि जब तक ये खबर जो है वो ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए, उस पर स्पेकुलेशंस नहीं होनी चाहिए। तो अब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है कि आसिम मलिक साहब को नया DG-ISI जो है वो तैनात कर दिया गया है। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड के हवाले से अगर हम बात करें तो 30 सितंबर से एक तो ये अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे, और वो इस वक्त एडजुटेंट जनरल के तौर पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, और 30 सितंबर से जो है वो ये अपनी कमान जो है वो संभालेंगे। इससे पहले वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। वो अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं, और इसके अलावा चीफ़ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं, और इससे पहले वो मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। और इनके बारे में जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि जनरल फैज़ के हवाले से जो भी इस वक्त कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं, उसको लुक आफ्टर जो है वो यही कर रहे थे। तो ये अगर आप इससे सिर्फ अगर एक पावर डायनामिक्स का जो है अगर आप अंदाज़ा लगा सकें कि अगर इतनी अहम ज़िम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ के हवाले से वो इनको दी गई थी, तो इससे पता लगता है कि जो मौजूदा अस्करी क़यादत है उनको इनके ऊपर कितना किस हद तक जो है वो एतमाद था, जिसकी वजह से अब इनको जो है वो DG-ISI का जो है वो ओहदा दिया गया है। दूसरी बात ये कि ISI जो है वो एक ऐसे टाइम्स में से इस वक्त गुजर रही है जिस पे पहले बनिस्बतन इससे पहले शायद उसको इंटरनल सोर्सेज से जो है वो इतने क्रिटिसिज्म का सामना नहीं होता था जितने पिछले 2-3 साल के अंदर हमने देखा है।
आईएसआई से पाकिस्तान के जो बैरूनी मुखालिफ थे वो तो हमेशा नाराज़ रहते थे, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, या अमेरिका को भी इस हद तक जो है वो आईएसआई से इश्यूज़ होते थे। लेकिन इंटरनली जो है वो इसके काम करने के तरीक़ाकार के ऊपर जो है, ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता था जो पिछले 2-3 साल के अंदर हमने देखा है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो है उनके लिए एक मतलब काफ़ी बड़ा टास्क होगा कि इस ये जो क्रिटिसिज्म होता है इसको शेव ऑफ किस तरह किया जाए, इसको ख़त्म किस तरह किया जाए, और क्या जो एजेंसी की जो ऑपरेशंस हैं उसको मज़ीद फ़ाल तरीके से चलाया जा सकता है या नहीं। और ज़हन में रखिएगा कि इस पूरे टेन्योर के दौरान जो है आईएसआई के ऊपर फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ाम लगे हैं, आईएसआई के ऊपर लोगों को गायब करने के इल्ज़ाम लगे हैं, आईएसआई के ऊपर यहाँ तक भी इल्ज़ाम लग गया कि जनाब उन्होंने जजेस को थ्रेटन किया है। वो जो 6 जजेस का जो एक लेटर था वो आपको याद होगा, वो उसका इल्ज़ाम भी जो है वो आईएसआई के ऊपर लगाया गया जजेस की जानिब से। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सिर्फ यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इवन हमारे ज़ाहिर बात है पॉलिटिशियंस जो हैं उनके साथ तो हमेशा ही आईएसआई का कोई ना कोई लिंक जो है वो हमेशा रहा है, तो उनकी जानिब से भी जो है वो ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। सो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो प्रेस फ्रीडम के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी के हवाले से ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको किस तरह इंश्योर कर सकते हैं, और जो एजेंसी के ऊपर जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से क्या करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक और ये भी है कि अब आर्मी चीफ भी जो है वो जनरल आसिम है और आईएसआई चीफ भी जो है वो जनरल आसिम है। तो आई डोंट नो, मैं आई वुड लाइक टू वेट कि इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो इनके ऊपर अब किस किस्म का फीडबैक आता है। वुड ही बी हैप्पी विद दिस न्यू अपॉइंटमेंट, और या फिर उनका क्रिटिसिज्म जो है वो वैसे का वैसे ही चलेगा। वी विल हैव टू वेट एंड सी दैट। ज़हन में रखिएगा कि आईएसआई के ऊपर जो है वो इलेक्शंस के अंदर जो जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन हुए उस वाले से भी बड़े सवेर किस्म के इल्ज़ाम जो हैं वो आईएसआई के ऊपर लगते रहे हैं। सो लेट्स सी उसके बारे में क्या होता है। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर तो मौजूदा चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब अगर वो रिटायर हो गए और आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं अगर उन्होंने आके ये कुर्सी संभाल ली और उससे पहले वो जो आइनी तरमीम है वो ना हो सकी, तो उसके बाद 8 फरवरी और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि उनके बॉक्सेस जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएँ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस सिलसिले में जो है कोई बाकायदा तौर पर कोई पिटिशन कर दे। अब उसको अगर खोला गया, परोला गया, उसमें से चीज़ें निकालना शुरू की गई, तो उसके बाद देखना ये है कि क्या जो है वो आईएसआई का उसके अंदर रोल क्या था, मौजूदा आने वाली जो जुडिशरी है क्या वो आईएसआई के रोल के ऊपर जो है वो फोकस करेगी या नहीं करेगी, दैट स्टिल हैज़ टू बी सीन। सीनियर सहाफ़ी हैं माजिद निज़ामी साहब, उन्होंने एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा साबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जीएम मलिक के बेटे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नया डीजी आईएसआई तैनात कर दिया गया है। मिलिट्री अकेडमी काकूल में एजाज़ी शमशीर हासिल करने वाले जनरल आसिम मलिक को साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी थी। जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज और जनरल आसिम के वालिद जनरल जीएम मलिक 90 की दहाई में पाकिस्तान आर्मी में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उनके साथ जो है एक पुराना रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है जनरल बाजवा के ससुर के साथ जो है इनके वालिद का, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, वील हैव टू वेट एंड सी। मेरे ख्याल में बिफोर टाइम जो है वो कमेंट्री बेहतर नहीं होती, वक्त के साथ जो है वो पता लगेगा कि क्या वो उस किस्म की कोई पॉलिसीज़ या सिर्फ एक रिलेशनशिप या सिर्फ बैचमेट्स होने की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं। बैचमेट्स, हमने बैचमेट्स को एक दूसरे के दस्तों गिरबान भी होते देखा है पाकिस्तान के अंदर। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट क्राइटेरिया लोन। और उसके बाद जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनका कितना को अमल दखल होता है करंट पॉलिसी के अंदर, मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेटिव बातें हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, और वो ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती जजेस ने जो है मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला बिलाखिर जो है वो जारी कर दिया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो ये तफसीली फ़ैसला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। बड़ी देर से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और अल्टीमेटली वो फ़ैसला भी जो है अब सामने आ गया है, और इसमें बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फ़ैसला आइन से मुतसादिम है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस फ़ैसले में ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात है। पीटीआई की केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फ़रीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। ये अदालत मुतादद मुकदमात में कह चुकी है कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं है। इसमें कहा गया कि आम तौर पे अदालत ये करती कि पहले पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करती, फिर रिलीफ देती, लेकिन अदालत इस तरीक़ाकार में उस वक्त नहीं पड़ती जब अवाम के वोटर का तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिकल 17 की शिक 2 और आर्टिकल 19 का मामला हो।
ऐसे वक्त में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी या PTI या कोई और सियासी जमात, आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे और वोटर ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इज़हार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि उसका बुनियादी काम सिर्फ साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सुकून है और फरवरी 2024 में अपना एक किरदार अदा करने में नाकाम रहा। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि फरवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह आपसे बात की थी कि फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो है कोई पटिशन एक्सपेक्ट की जा रही है कि आएगी जब चीफ जस्टिस तब्दील होंगे। तो ऐसी सूरत में जो है वो यहाँ पे इस केस के अंदर जो है वो ये बात की जा रही है कि जनाब वो अपना बुनियादी काम करने में जो है वो नाकाम रहे। उसके बाद इस फैसले के मुताबिक रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। रूल 94 के तहत मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के तरीक़ाकार से मुतल्लिक है और इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है कि सियासी जमात उसे तस्वुर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान होगा। फैसले में कहा गया कि रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। वाज़े कानून के मुताबिक के बग़ैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक़ में कम से कम मदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ ख़त्म हो गए। अक्सरियती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जुज़वी तौर पर जुडिशल उमूर सरअंजाम दिए, जबकि कमीशन को इख्तियार ही नहीं था कि वो फ़ैसला ऐसे अदालती फ़ोरम पर चैलेंज करे। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट PTI इंट्रा पार्टी केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आइनी हकूक़ वाज़े नहीं किए और अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हकूक़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ़ैसला नज़रसानी में ज़ेर अल्तवा है, इसलिए इस पर राय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अदालत मुकम्मल इंसाफ की फरहमी की आइनी शेक 187 की ज़िली शेक 1 की तरफ जाती है तो अदालत राइज तरीक़ाकार या प्रैक्टिस के सबब बेयारो मददगार नहीं होती और इस पर इन्हिसार नहीं किया जाता कि किसी सियासी जमात की दरख्वास्त आई थी। जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियाँ करे तो उन गलतियों को सुधारने के लिए अदलिया की मदाखलत ज़रूरी हो जाती है। 8 जजेज़ ने तफसीली फ़ैसले में 2 जजेज़ के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फ़ैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज़ में 2 जजेज़ ने अक्सरियती फ़ैसले पर इख्तलाफ का इज़हार किया वो मुनासिब नहीं था और फ़ैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अगवान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। और याद रहे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए मखसूस नशस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। तो ये जनाब अब डिसीजन जो है वो सामने आ गया है और अगर आप याद करें तो मैंने बिल्कुल जो उस वक्त मैंने ये बात कही थी वो यही थी कि जनाब असल बात ये है कि ये वोट डला किसको था, ये किस बुनियाद पे डला था। वो जो वोटर जिसने जाके PTI के वोटरों को PTI के कैंडिडेट्स को जाके वोट डाला था उसकी नीयत क्या थी, वो किस जमात को वोट डाल रहा था। और मेरे ख्याल में ये जो तफसीली फ़ैसला आया है बिल्कुल एक्यूरेट और सही फ़ैसला आया है। अब ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि जनाब ये फ़ैसला जो है गलत फ़ैसला है और इसमें PTI जो है वो शरीक ही नहीं थी तो आपने फ़ैसला जो है वो किस तरह दे दिया। लेकिन ज़ाहिर बात है मेरा इसके ऊपर बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू और मैंने डे 1 से इसके ऊपर यही बात की हुई है कि भाई अगर जो उम्मीदवार है वो कह रहा है मैं PTI का हूँ, वोटर है वो कह रहा है मैं PTI का वोटर हूँ, आपने बल्ला नहीं था उसके पास, आपने जो भी निशान दिया उसने जाके उसी निशान के ऊपर जो है वो मोहर लगाई। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं उस बंदे को जो है वो PTI का कंसिडर ना किया जाए तो मेरा ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। सो एट लास्ट वो तफसीली फ़ैसला भी जो है वो अब आ गया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशस्तों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का जनाब 5वां इजलास जो है 5वें रोज़ भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, क्योंकि ज़ाहिर बात अब तो तफसीली फ़ैसला भी सामने आ गया है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही के अंदर जो है वो ये इजलास हुआ।
और दोबारा जो है वो जायज़ा लिया गया इस फ़ैसले के हवाले से, लेकिन कोई उसकी जो है वो इस पर लाएअमल जो है अभी तक कोई तय नहीं हो सका है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने दरख्वास्त में कहा है कि चीफ़ जस्टिस मेरे और PTI से मुतल्लिक किसी भी केस का हिस्सा ना बने। इससे पहले भी जो है उनके ऊपर वो अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अब ये एक और मौका है कि वो उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63 नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के लिए मुकर्रर करना जो है वो शामिल था। ये इजलास जो है वो आज 4 बजे होगा। मैं नहीं जानता ये वीलॉग जो है आप कब तक देख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो टाइम तकरीबन 4 बजे के आसपास का ही है। तो अगले वीलॉग में इंशाल्लाह जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा जनाब FIA ने इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नए तोशाखाना केस का सप्लीमेंट्री चलान जो है वो तैयार कर लिया है। इब्तदाई चलान की कॉपी के मुताबिक चलान में 24 गवाहान की हतमी फ़हरिस्त भी शामिल है और गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान महमूद भी शामिल हैं। और हासिल शवाहिद से साबित होता है कि इमरान खान बुशरा बीबी ने सऊदी अरब से मिलने वाली ज्वेलरी सेट पे खुदबुट की है। ये मतलब उस चलान में कहा गया है। इमरान खान ने एहलिया के लिए ज्वेलरी सेट इंतहाई कम कीमत पर तोशा खाने से हासिल किया। मुलजमान ने रियासत को मिलने वाले तहफ़ में ख़यानत की और कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचाया। इस चलान के अंदर जो है वो ये सब कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया कि इमरान खान ने 3,28,51,300 रुपये का फ़ायदा हासिल किया है और गवाहान के बयानात दफ़ा 161 के तहत जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने जनाब एक कॉलम लिखा है, उसका एक पोर्शन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें लिखा हुआ है जी, पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ के अंदर से मिलने वाली इतलात और तज्जियों से पता चलता है कि अगर कभी जानशीनी या विरासत का मसला आया तो इस दौड़ में सबसे आगे अलीमा खान होंगी। कहा जाता है कि वो इमरान खान की हूबहू ज़नाना कॉपी हैं। दूसरी तरफ बुशरा इमरान भी इमरान पर बहुत असर रखती हैं। भुट्टो मुश्किल में आए तो उन्होंने अपनी अहलिया नुसरत भुट्टो को आगे कर दिया। नवाज शरीफ मुश्किल का शिकार हुए तो वो घरेलू खातून कलसूम नवाज़ को बाहर लेकर आए। ताहम इमरान खान ने फ़िलहाल ऐसा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने पार्टी जिनके हवाले कर रखी है वो एक आर्जी और मसनूई इंतज़ाम लगता है। अगर वो ख़ानदान का कोई फ़र्द आगे ना लाए तो उसके बाद पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर लेकिन एक ये जो बात है, इसके अंदर ज़ाहिर बात है एक एलिमेंट इस चीज़ का भी मौजूद होना चाहिए कि इवन बुशरा बीबी जो है ज़ाहिर बात है वो भी जेल के अंदर है। तो वो भी जब जेल के अंदर है तो वो क्या रोल अदा कर सकती हैं? इस वक्त उनकी और इमरान खान साहब की तो पोजीशन सेम है। सो आई डोंट नो कि मतलब बुशरा बीबी जो है वो क्या इसमें रोल अदा कर सकती थी। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर एक्सप्रेस में आई है, वो ये है कि FBR ने 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। ज़हन में रखिएगा कि 30 सितंबर की डेट दी हुई है कि आप जो अपना इनकम टैक्स है, अपनी रिटर्न जो है वो आप 30 सितंबर तक फ़ाइल कर सकते हैं। तो इसके बाद कहा गया है जी, इसके बाद तहत नॉन फाइलर्स को बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करने समेत दीगर तजावीज़ का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। बिल्कुल करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक़ में, मैं तो अपनी रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, ये मैं पहले बता दूँ। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट जो है वो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। मेरी नज़र में जहाँ जहाँ पे आपको नॉन फाइलर मिले आप उसको जिस तरह की पेनलाइज़ कर सकते हैं वो आप उसको पेनलाइज़ करें। क्या बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात हों, सिम की रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हो, गाड़ी ख़रीदने का मामला हो, इन तमाम चीज़ों में जहाँ जहाँ आप उसे पेनलाइज़ कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करें और पेनलाइज़ करें। नॉन फाइलर का मेरी नज़र में कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ही आपको ख़त्म कर देना चाहिए कि जनाब नॉन फाइलर भी जो है ना वो कोई चीज़ होती है। फाइलर, एवरीवन हैज़ टू बी ए फाइलर, सिंपल एज दैट। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। अब हुकूमत को चाहिए कि इसको कंपलसरी कर दें। आप 18 साल के हुए हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं, आप ज़ीरो की बेशक आप रिटर्न फाइल करें, लेकिन सिखाएं। कॉलेजेस के अंदर इस चीज़ को सिखाएं। कॉलेजेस के अंदर जो है वो क्लासें दें इन लोगों को कि ये टैक्स के रिटर्न जो है वो किस तरह आपने फाइल करनी है, ताकि ये मुसीबत ही ख़त्म हो। नॉन टैक्स फाइलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ही बेसिकली ख़त्म होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है। अगर ये FBR जो है इस सिलसिले में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए जा रही है, बिल्कुल ये एक्शंस जो है वो होने चाहिए। ये खबर जो है वो मज़ीद कहती है कि जी FBR 1 अक्टूबर के बाद से सख्त इन्फोर्समेंट एक्शन लेने जा रहा है और FBR ने तकरीबन 13 अरब रुपए सालाना टैक्स हदफ पूरा करने के लिए 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया है। इस मुहिम के तहत लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जो है वो जारी किए जाएंगे। FBR ने मज़ीद कहा कि नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियाँ भी आयद हो सकती हैं, जबकि मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुंतक़ा करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है और नॉन फाइलर्स की जानिब से प्रॉपर्टी और गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज़ है। FBR ने कहा कि माली साल 2024 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराने की हिदायत की गई है और टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वालों से दोगुना विद होल्डिंग टैक्स वसूल होगा, जबकि डेडलाइन गुजरने के बाद टैक्स दहिंदगान का वसी पैमाने पर ऑडिट कराने का फैसला भी किया गया है। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, प्लीज़ गो एंड फाइल द रिटर्न। आई रिक्वेस्ट यू। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।